नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म सन 1911 ईस्वी सन और निधन सन 1987 ईस्वी सन। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसया यानी कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से लेकर 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञे जी विद्रोही व्यक्ति है। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, अहेरी माने शिकारी, अरियो करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। जीवनी यानी उनके जीवन की कथा। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र इसमें लिया गया है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। सन 1940 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था। इस पाठ के नायक शेखर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस पाठ में उसी को प्रस्तुत किया गया है। तो देखते हैं क्रांतिकारी शेखर का बचपन। असहयोग की एक लहर आई। असहयोग माने सहयोग न देना। गांधी जी का एक आंदोलन, असहकार का आंदोलन जो होता है, शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। चेष्टा माने प्रयत्न। और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। अपने आप वो प्रयत्न करने लगे। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो निकाल दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। यानी कि जो फिटनेस वाले कपड़े थे वो विदेशी थे। वो विदेशी कपड़े तो वो पहनना चाहते नहीं थे। अपने देश के मोटे कपड़े पहनने का आग्रह रखने लगे। इसलिए वो बाहर जा नहीं सकते थे। बाहर का विरोधी है अंदर।
प्राय दोपहर यानी मध्याह्न का समय, दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, यानी कि वो बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए घर में रहकर उन्होंने जो बारी थी, उनकी खिड़की थी, वहीं से उन्होंने देखना आरंभ किया। देखा तो बहुत सारे लोग वो जोर जोर से सूत्रोच्चार करते हुए आ रहे थे। बहुत का भाववाचक है बहुतायत, कंठों यानी कि गले की आवाज। वो लोग कहते थे, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे। प्राण पुलकित हो उठना मुहावरा है, यानी कि बहुत ही प्रसन्न होना। वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था, वो भी अपनी खिड़की में बैठे बैठे पुकारते थे कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। अनुमति यानी कि परमिशन, इजाजत। अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। शेखर को जो अनुमति नहीं थी तो वो बैठे बैठे घर में ही सब कुछ सोचते थे, इसलिए निरंतर कोई ना कोई मार्ग वो ढूंढने में कामयाब हो जाते थे और वही उनकी प्रेरणा थी। निरंतर यानी सतत। अंकुश माने नियंत्रण। प्रेरित करना मुहावरा है, यानी उत्साहित करना। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। कोठा यानी ऊपर का कमरा। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। भभकना यानी ज्यादा भड़कना। शेखर का हालात भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई। माँ ने देखा, ओ ये सब क्या हो गया। थोड़ी ही देर में शेखर के लाल भी मानो विदेशी हो गए। माँ ने देखा तो गाल पर दोनों तरफ मार शुरू हो गई, चलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेश की हवा बहने लगी। शेखर के मन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है। शैशव यानी बचपन, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। शेखर को रखने के लिए जो आया आती थी वो ईसाई धर्म की थी और ईसाई धर्म वाले हमेशा अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं, तो शेखर को अंग्रेजी भाषा का ही प्रभुत्व आ गया। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था, वो भी अंग्रेजी। जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेजी में बात तो करता ही था। पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है
जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा हुई और विदेशी ही उसकी माँ हुई। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। उनकी आत्मा को बहुत सख्त धक्का लगा। बहुत तो बहुतायत भाववाचक संज्ञा है, जिसे मैं द्रोणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। मैं उसी विदेशी को माँ नहीं कहना चाहता, उसे विरोध करूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से विदेशी भाषा को छोड़ने के लिए हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। यानी कि शेखर को अंग्रेजी भाषा से ही नफरत थी और विदेशी लोगों से ही नफरत थी। वो हमारी हिंदी भाषा नहीं आती थी, फिर भी पढ़ना आरंभ कर दिया और प्रयत्न करने के बाद चेष्टा करने से उनको हिंदी भाषा आ गई और उसी हिंदी भाषा का ज्ञान प्रमाणित करने के लिए शेखर ने हिंदी भाषा में नाटक लिखना आरंभ कर दिया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो की त्यों हथिया ली, यानी कि प्रस्तावना शुरू कर दी। केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा, वो करने लगे। इसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, हमारा जीता हुआ देश और उस देश की प्रजा लोकतंत्र का एक विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई। गांधी जी हमेशा कताई और बुनाई करते रहते थे। विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, ये गांधी जी का नेचर था कि किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख न हो, इसके लिए वो अपना गाल आगे कर देते थे। अगर कोई व्यक्ति एक गाल पर लात मारता है, चापट मारता है, तो दूसरा गाल आगे कर देना वो गांधी जी का नेचर था। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकर प्राप्त स्वप्न। स्वाधीन यानी कि जीता हुआ, स्वाधीन का विरोधी है पराधीन। बाधाहीन यानी कि बिना किसी रुकावट के, कोई भी रुकावट न आए, ऐसा हमारा भारत देश का एक विराट स्वप्न, ऐसा नाटक लिखना आरंभ कर दिया था।